एक सेकंड। स्पष्टता को न खोते हुए यथासंभव संक्षिप्त रूप में हम उन प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्वों का निरूपण कर चुके हैं जिनके आधार पर प्राचीन भारतीयों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को प्रतिष्ठित किया था। ठीक है। ब्रह्मचर्य के प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने उस समस्त शक्ति को जिसे धारण करने में शरीर तंत्र सक्षम था और जो शरीर की भौतिक क्रियाओं के बाद बचाई जा सकती थी, मस्तिष्क की सेवा हेतु प्रस्तुत कर दिया था। मतलब क्या होगा, हम उन प्रमुख तो मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हुए थे? एक तो संक्षिप्त रूप में हम उन प्रमुख मनोवैज्ञानिक निरूपण कर चुके हैं। अपन ने किया है क्या इसमें? कौन कौन सी चीजें प्रमुख जिनके आधार पर शिक्षा प्रणाली को प्रतिष्ठित किया था? अपन ने तमस का निवारण है, तमस का निवारण और रजस को जो है संयमन और सत्व का जागरण। ये तीन प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व हो गए जिनका अपन जिन प्राचीन भारतीयों ने अपनी शिक्षा में प्रतिष्ठित किया। ठीक है। और ब्रह्मचर्य के प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने उस समझ शक्ति को जिसे धारण करने में शरीर तंत्र सक्षम था और जो शरीर की भौतिक क्रियाओं के बाद बचाई जा सकती थी, मस्तिष्क की सेवा हेतु प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद में माइंड के लिए उनको उनके नौकरी में लगा दिया उनको। ठीक है। इस प्रकार वे न केवल मेधा या ग्रहण शक्ति को, धी या विचारात्मक अवधारणा की सूक्ष्मता या स्फूर्ति को, स्मृति और सृजनात्मक बौद्धिक शक्ति को पुष्ट करते थे, जो मिलकर स्मृति, आविष्कार तथा विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक निर्णय की त्रिविध शक्ति बनती थी, अपितु आत्मसात, संचय और नवसृजन करने की मानसिक क्रियाओं की तीव्रता में और उनके विस्तार में भी अत्यधिक रूप से वृद्धि करते थे। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार सेंटेंस को। इस प्रकार वे न केवल मेधा या ग्रहण शक्ति को, धी या विचारात्मक अवधारणा की सूक्ष्मता या स्फूर्ति को, स्मृति और सृजनात्मक बौद्धिक शक्ति को पुष्ट करते थे, जो मिलकर स्मृति, आविष्कार तथा विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक निर्णय की त्रिविध शक्ति बनती थी। बनती है, अपितु आत्मसात, संचय और नवसृजन करने की मानसिक क्रियाओं की तीव्रता में और उनके विस्तार में भी अत्यधिक रूप से वृद्धि करते हैं। यही कारण है स्मरण शक्ति के, कई विभिन्न विषयों को समझने की शक्ति के और सृजनात्मक कर्म की बहुमुखता के उन आश्चर्यजनक भीम कार्यों के संपादन का, जिन्हें करने में पाश्चात्य इतिहास में केवल कुछ ही असाधारण मेधावी पुरुष समर्थ हुए हैं, जो कि प्राचीन भारत में एक सर्वमान्य और साधारण बात थी। हाँ, मैं जितना भी अपना काम किया गया है, किसी भी फील्ड में ले लो, सब कुछ ले लो, वो कर पाने की क्षमता इन चीजों के कारण बन पाई। मिस्टर ग्लैडस्टोन आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति के धनी व्यक्ति समझे जाते थे, क्योंकि वे बतलाए गए किसी भी स्थान से आरंभ कर जहां तक आवश्यक होता धारा प्रवाह होमर के पूरे महाकाव्य इलिड को कंठस्थ सुना सकते थे। किंतु प्राचीन काल के किसी ब्राह्मण के लिए यह न तो किसी असाधारण न आश्चर्यजनक वरन एक तुच्छ और सीमित क्षमता का ही प्रमाण होता। सारा का सारा कंठस्थ था, सारा उपनिषद कंठस्थ था। एक एरिस्टोथेनीज की बहुमुखी प्रतिभा की या एक हर्बर्ट स्पेंसर के बौद्धिक कार्यों के विशाल क्षेत्र की यूरोप में खूब प्रशंसापूर्ण या आश्चर्यजनक शब्दों में चर्चा हुई है। किंतु प्राचीन भारत में प्रचलित सामान्य पाठ्यक्रम व्यापक विशालता प्रत्येक विद्यार्थी के लिए थी, न कि कुछ असाधारण विद्यार्थियों के लिए। और इस पाठ्यक्रम का अनुसरण आधुनिक शिक्षा योजना की भांति अनेक विषयों का थोड़ा थोड़ा आस्वादन मात्र ही नहीं थी, अपितु सब विषयों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना था। काव्य सृजन की प्रत्येक दिशा में मतलब अभी तो जैसे कोई एक चैप्टर ले लिया, अब उसमें थोड़ी सी कोई चीज दे दी, अब वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा, मतलब नेक्स्ट जो सेशन आएगा ना आपका,
तो अभी वो श्री अरविंद ने यही नहीं जगह-जगह और भी ये बात कही है कि उसको पूरी पिक्चर बच्चे को आती ही नहीं। ठीक है, अभी उसकी जितनी योग्यता है आप सारे उसको जो भी आप उसको शिक्षा दे रहे हैं, उसके सारे तो नियम नहीं आ सकते, पर उस समय उसकी बुद्धि में जितनी व्यापकता आ सकती है, उतना पूरा पिक्चर तो दो। आप छोटी-सी पिक्चर दे देते हो कि हम तो इस समय एक फ़ॉर्मूला बता दिया उसको या फिर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर एक छोटी-सी चीज़ बता दी। उसको पूरी पिक्चर ही नहीं दे रहे आप। तो ये थोड़ा-थोड़ा करके जो पढ़ाने वाली आदत है, ये श्री अरविंद हमेशा ही कह रहे हैं कि आप पूरी पिक्चर कभी नहीं देते उसको। हाँ, हाँ। काव्य सृजन काव्य सृजन की प्रत्येक दिशा में सर्वोच्च संसिद्धि करने वाले कालिदास की कृतियों की मौलिकता यूरोपीय बुद्धि को इतनी अविश्वसनीय प्रतीत हुई कि छंद माधुरी के उस शक्तिशाली स्वामी को खंड खंड करके कालिदास त्रय के रूप में सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। हाँ, 3 कालिदास थे, बोले एक कालिदास तो हो ही नहीं सकता, बोले हाँ, कालिदास त्रय के सिद्ध हुए। फिर भी 32 वर्ष के छोटे से जीवन में शंकर के द्वारा दर्शन शास्त्र में प्राप्त की गई उपलब्धि उसके समकक्ष है और हमारे अपने ही समय में समस्त संभव आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव पर श्री रामकृष्ण द्वारा प्राप्त किए गए सार्वभौमिक प्रभुत्व की तुलना में वह अत्यंत तुच्छ है। हुँ, प्रकार के उदाहरण उतने सामान्य नहीं है जितने कि दूसरे प्रकार के, क्योंकि विशुद्ध सृजनात्मक प्रतिभा कोई आम वस्तु नहीं है, किंतु यूरोप में अकेले एक आधुनिक उदाहरण को छोड़कर उनका सर्वथा अभाव है। एक कौन है? शेक्सपियर होगा या फिर जो ये अभी ऊपर नाम दिया है वो होगा। हम्म। सृजनात्मक की बात करें तो इनके अंदर कवि तो खाली शेक्सपियर है। हाँ, सबसे बेस्ट कवि तो उन्होंने शेक्सपियर की बताया। यूरोप के सर्वोच्च सृजनात्मक बुद्धि संपन्न व्यक्ति स्वयं को सीमित करते हुए एक ही बौद्धिक क्षेत्र के अकेले या अधिक से अधिक यो से का पहले स्पेस लागेडो अधिक से में अधिक से अधिक दो भाग में विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयत्न कर महत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं। जब कभी बहुमुखी प्रयास किया गया है तो वह विशालता के आगे उच्चता का बलिदान करके ही किया गया है। हाँ, किंतु मतलब ये किंतु तो अपने महाभारत वगैरह में अगर पढ़ें, हम्म, तो हर व्यक्ति को सारी जो कलाएँ हैं, हम्म, उनके अंदर पारंगतता थी और इसलिए वो इसको कोई सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर नहीं कह रहे थे क्योंकि ये एक आम चीज़ थी। हम्म, जो आपके एक आम चीज़ है, आप उसको कोई महिमा मंडित थोड़ी करते हैं। अभी सब में है ये क्या बात है? हम्म, और वो दूसरे वाले जो हैं, ये तो वैसी ही बात है जैसे चाइना के अंदर वो ब्रिटिश वो गए उस समय व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने वो जो ट्रांसलेटर था उसने कहा जी ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपसे व्यापार करना चाह रहे हैं। हम्म, तो वो जो वहाँ का जो था, राजा था, वो हँसा ज़ोर से। कह रहे ये हँस क्यों रहे हैं? कह रहे हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मतलब हज़ारों चीज़ें हैं जो आपसे व्यापार करी जा सकती, तुम्हारे पास एक तो बताओ जो तुमसे व्यापार करी जाए। हम्म, ये स्थिति थी उनके पास। हम्म, तो ऐसे के अंदर अगर ये बहुमुखी प्रयास करें भी, तो ऐसा वो करते हैं विशालता के आगे उच्चता का बलिदान करके। हम्म, उसमें महारत नहीं है फिर बाद में। आप हाँ, हाँ, कि कह रहे हैं मैं ये 4 फैकल्टीज़ को समाहित कर लूँ, तो वो चारों फिर बाद में एवरेज ही रहेंगी। आप उनके अंदर सब में महारत नहीं कर सकते। हम्म, ये अगर इसको बारीकी से देखा जाए, तो ये हमको गहरे सूत्र दे रहा है। बहुत हाँ, गहरे सूत्र हैं, मतलब ये खाली इतिहास की बात नहीं है। वर्तमान में मानव जो मनोविज्ञान है वो कैसे काम करता है और उसकी शक्ति कहाँ निहित है। तो अगर हम उसके विषय में कुछ करना चाहें, तो उसका मूल स्रोत बता दिया इन्होंने। और हम्म, अगर उसको टारगेट नहीं करते हैं और डिटेल्स को टारगेट करते हैं, वो कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। ये हमको समझने की आवश्यकता है और इसके विषय में काम करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत जीवन जीने की बजाय अगर सार्थक हम जीवन जीना चाहते हैं, तो हम्म, अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को छोड़ के इनके लिए अगर काम करेंगे, तो अपने व्यक्तिगत उद्देश्य भी बहुत अच्छे से फुलफिल होंगे, कम नहीं होंगे। हम्म, और अगर दूसरी दिशा में काम करेंगे, तो न तो व्यक्तिगत
हमारे जो हेतु हैं वो पूरे होंगे, और राष्ट्र का अगर पतन होता है तो हमारे व्यक्तिगत अपने आप में सही हो भी कैसे सकते हैं। किंतु किंतु भारत में सर्वोच्च प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही सबसे अधिक बहुमुखी संसिद्धि वाले व्यक्ति हुए हैं, हम्म, और उन्होंने अपनी उच्चता को 1 इंच भी खोए या अपनी सृजनात्मक शक्ति की तीव्रता का कण भर भी त्याग किए बिना सरलता पूर्वक सुस्थिर चरणों से सुनिश्चित अधिकार पूर्वक संसिद्धि के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पदार्पण किया है। मतलब संसिद्धि के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पदार्पण किया है। भाई हम ऐसे राजाओं की कहानी भी पढ़ रहे हैं। बुद्ध की देखिए आप, कि पहला जीवन और बाद का दोनों प्रकाश मतलब पराकाष्ठा के ऊपर है। रामानुज की कहानी में हम देख रहे हैं जो चक्रवर्ती सम्राट है, और वो एक ऐसा जो है सन्यासी भी बन जाता है। तो एक से दूसरे क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण है, युद्ध क्षेत्र के अंदर भी उतनी तरीके से वो जा सकता है अगर ऐसी आवश्यकता हो, जो कि चाणक्य के अंदर हम देख ही रहे हैं। वो कह रहा है उसको शास्त्र ही नहीं, शस्त्र को भी महारत होनी चाहिए। तो खाली वेद पाठ ही नहीं था उसके अंदर, आपको आयुध हैं सारे के सारे, उनके ऊपर भी महारत थी। घर का अगर काम करना है उसमें भी महारत थी। आपको खाती का काम करना है तो उसके अंदर मतलब हर जने के पास बगीचा है, हर जने के पास पशुपालन है। ये तो जो गौशाला का कॉन्सेप्ट है या उनको रखने का इस तरीके से, ये तो बाद के अंदर आया है। ये तो इसके जो धर्मपाल नाम था या कौन था वो, डॉक्टर धर्मपाल था शायद उनका, जो ये शिव दीक्षित के गुरु थे, उन्होंने वो पूरी किताब निकाली उसके ऊपर, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लंदन लाइब्रेरी से खोज खोज के निकाले, वो पूरी मैंने पढ़ी थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गौशाला एज सच की, क्योंकि पहले कोई इशू ही नहीं था, पहले उनको कोई खतरा नहीं था, प्रताड़ित करने की कोई बात ही नहीं थी। बाद में ये हुआ कि उनका संरक्षण कैसे, अरे भाई संरक्षण की बात ही नहीं है। पहले तो आप उनको इतने प्रेम से सारा काम चल रहा है, तो संरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। तो सारों के हर चीज के अंदर, खेती के अंदर है तो उसमें महारत है, उसका भी उन्होंने वर्णन किया कि इंडिजिनस सीड्स आज जब वापस, भाई नोबल, हमारे ये नोबल क्या परमवीर चक्र है या ये कौन से ये दे रहे हैं ना, पुरस्कार दे रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं, या फिर बाद में पद्मश्री दे रहे हैं, कृषि के अंदर दे रहे हैं कि इन्होंने इतनी वैरायटी को बचा के रखा है। तो आज बचाने की स्थिति है, पहले सामान्य स्थिति थी, तो हम कितनी दूर आ गए। ये सारे सहज थे और हर जने के लिए, और इसमें ये भी नहीं कि ये मतलब किसान वर्ग है तो कोई नीचा है। भाई हर जना हर काम कर रहा है, हर जना हर चीज में महारत हासिल किए हुए है। हाँ, उसमें कोई एक प्रोमिनेंट उसका जो भी पेशा है वो एक अलग बात है, पर हैंडीकैप्ड नहीं है। अभी तो बच्चे को यही नहीं पता कि किचन में काम कैसे करना है। सब्जी लगती है तो ये वाला फल है या सब्जी है, और लगता है तो बेल पे लगता है या पेड़ पे लगता है, लगता कैसे, कोई भी सेंस नहीं है। अभी तो बिल्कुल ही पता नहीं है उसको। हाँ, कुछ भी। आप ज्योग्राफी की बात करो या कोई भी जो सब्जेक्ट आज पढ़ाए जा रहे हैं, अगर वास्तव में हर जने की स्कूलिंग तो एक सर्टेन लेवल की हुई है, पर उसको न तो अपने फिजिकल एनाटॉमी का पता है कि कैसे काम करना है, न उसको अपने चारों तरफ कुछ भी नहीं पता। एकमात्र जो पता है कि अपने जो वाइटल प्रोपेंसिटीज है उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे फुलफिल किया जाए। शिक्षा भी एकमात्र उसके ऊपर केंद्रित है। तो ऐसी अगर हम इससे तुलना करें तो ये पिक्चर बहुत ज्यादा अलग है, और इतनी अलग है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम आज के टर्म्स पे कल्पना करते हैं और ये उन टर्म्स पे है नहीं, इसलिए ये हमारी कल्पना से बिल्कुल परे हो जाती है। क्योंकि इनका मूल उद्देश्य, उस उद्देश्य को कैसे परस्यू करते थे, उसका तरीका, वो तो हम तत्व बता ही दिए उन्होंने मनोविज्ञान के। अब वो तो आज कल्पना में ही नहीं है। भाई कौन सी शिक्षा पद्धति है जो ऊंची से ऊंची पद्धति भी है, वो तो इन तत्वों को
स्वीकार क्या, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, उसको पता ही नहीं है, सेंस ही नहीं है उसका। तो अगर वो किसी भी आधार पे आधारित करेगी, आपको 5 मिनट भी विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आप कह देंगे इस विश्लेषण के अंदर सत्य हो ही नहीं सकता, अगर ये मूल जो तत्व है या मूल सिद्धांत है मनोविज्ञान का, हम रूप बदल सकते हैं। आज के समय में वो एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो आपकी समस्या है। वो जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, बस। पर मूल तत्व तो वही है, भी सत्ता के भाग तो वैसे के वैसे ही हैं। आप उनको किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, ये प्रश्न हमारे लिए आज के लिए छोड़ा गया है। और हम इस प्रश्न के अलावा और कितने भी टीचिंग एड्स की बात करें, व्यवस्था की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, कैरिकुलम की बात करें, उसमें बोर्ड ऐसे, ब्लैक बोर्ड ऐसे होने चाहिए, चौक इस तरीके की, अब तो डिजिटल बना दीजिए। ये कोई भी चीजें आप वो लगा देंगे तो ये उसमें सहायक नहीं होंगी। और अगर वो मूल भाव होगा तो सारी ही चीजें सहायक होंगी। फिर तो बर्गर के पेड़ के नीचे भी बैठ के आप क्लास ले रहे हैं तो भी सहायक है, कोई खास बात नहीं है। इन सब के बावजूद भी किस शिक्षा हो ये जरूरी नहीं है। और इनके मतलब हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। प्राण है तो शरीर की कीमत है, नहीं प्राण नहीं है तो कौन उसको पूछता है, वो तो निष्प्राण सी बात है। मूल चीज है वो भाव। ये को निश्चित रूप से खुद समझना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए, मतलब कुछ तो करना ही चाहिए इसके लिए। हम्म। इस सहज और अचूक प्रदीप्ति जो ब्रह्मचर्य के द्वारा उत्पन्न अमोघ शक्ति की चरम परिणति है, का कारण वह आत्म साधना थी जो सत्व या आंतरिक प्रकाश का विकास करती थी। हाँ, और गीता बता ही रही है कि सत्व का वास्तव में मतलब क्या है। सत्व को अगर देखना हो तो गीता बहुत तरीके से कि तमस के ये जो है पॉइंटर्स हैं, रजस प्रधान जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है, और सत्व जो है, गीता तो बहुत विशद विवेचन कर रही है इसका। अगर हमको देखना है कि ये कैसे क्या है, वो उसमें सारा है। श्री अरविंद की कमेंट्री जो है वो तो मास्टरफुल है। तो कैसे, और इस सत्व का मतलब क्या था, और ये संस्कृति उसका विकास कर रही थी तो क्या होता था उससे। अरे विकास कर रही थी मतलब विकास तो होता था किसी स्तर तक का। तो अगर वो विकास साधित उसने कर दिया तो उसके परिणाम क्या होने चाहिए। अगर मैं ये कह दूं कि ये भवन बनाएंगे और इसके चारों तरफ मैं गोल्ड प्लेट लगाऊंगा, तो आप तुरंत उसका ये विवेचन करेंगे इसका मतलब क्या है, इतना तो इसके अंदर पैसा लगेगा, ये टेक्नोलॉजी लगेगी। तुरंत हम ये आकलन करते हैं कि अगर ये बात है तो इसका अर्थ क्या है, अगर ये चीज है तो इसका ये अर्थ है, अगर वो प्योर भोजन कर रहा है तो इसका ये अर्थ है। वो ऐसे वातावरण के अंदर रह रहा है जहां कहीं दूर दूर तक कोई केमिकल कोई कुछ नहीं, तो इसका अर्थ क्या है, तो तुरंत हम उसके परिणाम तक जाते हैं। तो अगर सत्व का विकास कर दिया तो फिर, और एक व्यक्ति का तो है नहीं, ये सामान्य जनमानस का है। इससे फिर बाद के अंदर इसका अर्थ क्या निकलता है, भाई ये तो आकलन हम कर ही सकते हैं। और इसकी ये विजुअलाइज तो कर ही सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की चीज है। ये करना चाहिए, ये निश्चित इसके लिए प्रयास तो कर, और एटलीस्ट कम से कम खुद की चेतना में तो। क्योंकि खाली ये पढ़ने से समझ में नहीं आया इसके मायने क्या हैं, वो तो हर जने के लिए है कि वो मंथन करे इसका। खाली सत्व हमने सुन लिया तो सत्व का मतलब क्या है, सात्विक, ये सात्विक है, तो क्या मतलब हुआ सात्विक का। ये सारा विवेचन उसके अंदर सत्व और रज और तम का इसके अंदर गीता के अंदर है, वो देख सकता है कोई भी। यह आंतरिक प्रकाश ज्ञान प्राप्ति को तथा अन्य समस्त बौद्धिक क्रियाओं को सरल, सहज, स्वाभाविक, त्वरित, सुनिश्चित तथा शरीर या मस्तिष्क के लिए अपेक्षाकृत कम थकाने वाला बना देता है। इन्हीं दो वस्तुओं में आर्यों की बौद्धिक उपलब्धि का रहस्य निहित है। ब्रह्मचर्य और सात्विक विकास ने भारत के मस्तिष्क का निर्माण किया। योग के द्वारा उसे पूर्ण बनाया गया था। एक सामान्य शिकायत है कि हमारे विद्यार्थियों पर कई विषयों और अनेकों पुस्तकों को पढ़ने का अत्यधिक भारी बोझ होता है।
हुँ, ये शायद बिल्कुल सच है और फिर भी यह भी उतना ही सच है कि पढ़ाई का दायरा दयनीय रूप से संकीर्ण है और पढ़ी जाने वाली पुस्तकों की संख्या थोड़ी होती है। हाँ, इस श्री अरविंद कह विरोधाभास सकते हैं ये बात। हुँ, श्री अरविंद निश्चित रूप से ये कह सकते हैं और दायरा भई आपने अगर 10 सब्जेक्ट भी ले लिए, कितने हुँ, भी ले लिए, पर हुँ, वो जिन कलाओं को समाहित करके चलते थे, वो तो एक-एक चीज़ को समाहित करके चल रहे हैं। हुँ, अगर आपको कोई एक विशेष पशुपालन सीखना है, तो अब एक ब्रांच ही अलग हो गई। दूसरों को तो पता ही नहीं है वो क्या है, जो उसमें स्पेशलाइज़ कर रहा है और उसमें भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर स्पेशलाइज़ कर रहा है। हुँ, अगर कोई आप जनरल हो, तो फिर बाद में वो जो स्पेशलाइज़ेशन वाली चीज़ें हैं, वो आपको पता नहीं है। हुँ, तो मतलब किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं है, जोरदार बात ये है कि इस व्यवस्था के अंदर हर जना बस थोड़ा-सा अपना कि मेरा तो बस इतना-सा है हिस्सा, हुँ, बाकी तो आप उसके पास तो मतलब पूरा समाधान किसी के पास नहीं है। और अगर आप किसी को हिस्सों-हिस्सों में तोड़ देंगे, तो पूर्ण समाधान आ भी नहीं सकता। आँख वाले को पेट नहीं नज़र आ रहा, पेट को जो डील कर रहा है उसको दूसरी समस्याएँ नज़र नहीं आ रही। वो एक जना एक को इलाज करता है क्योंकि उसको पूरा शरीर नज़र नहीं आ रहा, तो वो हुँ, एक नई समस्या पैदा कर देता है। अगर वो वेल मीनिंग व्यक्ति भी है और पूरे शरीर तंत्र को लेके नहीं चलता, तो वो तो गड़बड़ी और कर देगा। एक चीज़ सुधारेगा, एक उसमें कुछ न कुछ कर देगा वो। हुँ, तो दायरा ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कम है। शिकायत ये है कि बोझ पुस्तकों का ज़्यादा है और ये कह रहे हैं कि वो वास्तव में ये है कि दायरा संकीर्ण रूप से बहुत छोटा है। हुँ। तो इसका मतलब ये जिस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था करी जा रही है, इसका बहुत गहराई से विवेचन होना चाहिए और इसको कुछ न कुछ तो किया जाना चाहिए। हुँ, इस विरोधाभास का कारण क्या है? इन ऊपर से परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले 2 सत्यों का औचित्य क्या है? हुँ, वह यह है कि हम आधार की उपेक्षा करते हैं और एकाएक ऊपरी ढांचे की ओर मुड़ जाते हैं, हुँ, जो अपने आकार में छोटा होता है हुँ। और उस आकार की तुलना में अनुपातहीन रूप से भारी भरकम होता है, जो एक ऐसी नींव पर निर्मित होता है, जो कि बाहर से प्राप्त हमारे ज्ञान के मामूली और कमजोर से भवन को वहन करने के लिए भी अत्यधिक कमजोर होता है। हाँ, होती है। ये जो नींव है, अब ये ये इतनी कमज़ोर होती है, पर ये अपेक्षा रखी जाती है कि बच्चा 15 साल का हो गया, इसको ये कक्षाएँ तो पास कर ही लेनी चाहिए थी। इसका आईक्यू लेवल ये तो होना ही चाहिए था। शिक्षा के मायने हमको पता नहीं और जो एक कन्वेंशनल या जो आज प्रचलन के अंदर है, हम कितने भी कह रहे हैं अपने आप को ओपन माइंडेड, पर वास्तव में हमारे जो कंपैरिजन्स हैं, वो इस आधार की तैयारी के ऊपर है नहीं। मतलब कहीं न कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है। वो इसलिए डगमगा जाता है क्योंकि हमारी बात जो आज का कन्वेंशन है उससे बिल्कुल अलग प्रतीत होती है। क्योंकि इसको किया कैसे जाए? भई अब मूल प्रश्न तो इस पे आता है कि ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, उसको इस मानसिकता में शुरू भी नहीं किया जा सकता। अगर आपने परिणाम अपने सामने आज का ही परिणाम रखा है, तो आप एक ऐसे ग्रूव में चढ़ते जाते हैं जो वहीं तक पहुँचा देगा। आप कल्पना करते रहेंगे कि मैं इससे दूसरे परिणाम पे जाऊँगा, तो ऐसे बहुत से परीक्षण किए जा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं अदरवाइज़, पर अगर इस बात पे नहीं चलते और वो इसलिए नहीं चल पाते कि शुरू करें कहाँ से? हुँ, कि शुरू कैसे करें? पहले हुँ, तो उस शिक्षा पद्धति के लिए योग्य वातावरण कहाँ से लेके आएँ? कि जहाँ वो कह रहे सत्व का विकास, व्यक्ति स्वयं ही अगर उस चेतना से, उस एस्पिरेशन से भावित न हो, जिसमें स्वयं में कमज़ोरी न हो, रोग न हो या जिसमें खुद में कन्विक्शन हो या जिसको रिवील किया गया हो ये चीज़, मतलब जो स्वयं अपने जीवन में ये नहीं कर रहा, कोई नैतिक शिक्षा थोड़ी है। नैतिक शिक्षा के आधार पे आप ये सत्व का जो आविर्भाव है, ये कहाँ से कर लेंगे? तो नेसेसरी आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। अगर हम ये कह दें कि आज की शिक्षा पद्धति में अगर किसी का प्रवेश भी है और आप जो नीति तैयार करी जा रही है शिक्षा की, उसमें कह दें साहब ये श्री अरविंद की ये बात हम दे देते हैं। जैसे कि प्रयास कर भी रही है वर्तमान जो सरकार है वो।
और अगर हमने ये पॉइंटर्स उनको दे भी दिए, तो ये वातावरण जो नेसेसरी वातावरण है, वो लाएँ कहाँ से? हुँ, क्योंकि अगर व्यापारवाद इसके अंदर आप रखेंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। आप कह देंगे ये थोड़ा-सा इतना हो जाए, थोड़ा-सा उतना हो जाए, ये नहीं हो सकता भई। हुँ, अगर वो चेतना नहीं है, तो ये परीक्षण शुरू ही नहीं हो सकता। तो न तो आपके पास पढ़ाने वाले हैं, न आपके पास पढ़ने वाले बच्चे इस तरीके के हैं, न आपके पास पेरेंट्स इस तरीके के हैं। भई माँ के पास से जो पढ़े बच्चे हैं, उनको ही वो नहीं चाह रहे वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाना। हुँ, और अगर वो पढ़ा भी रहे हैं, तो उनके मतलब आश्रम की स्थिति हम बड़े बारीकी से जानते हैं भई। क्योंकि अभी जो मूल ग्रंथि है, अगर उसके अंदर वही फ़र्क पड़ता तो वो भई इसीलिए नवजात जी ने विजय भाई को जो शिक्षा दी और कभी भी उन्होंने कहा मेरे को इनसे मतलब ही नहीं है। माँ जैसा कर रही हैं, उनको कभी ये चिंता नहीं थी अरे मेरे बच्चे का क्या होगा? वो कहा जी हमको तो पता ही नहीं ये कितनी जगह जाते हैं, कितनी जगह व्याख्यान देते हैं। जो टेप भी है वो कोई वहाँ की थोड़ी, वो तो शायद इंदौर की या कहाँ की रिकॉर्डिंग है। जो टेप हम सुनते हैं, भागवत हुँ, चेतना से प्रवाहित जीवन, हुँ, वो व्याख्यान भी कोई उनका सेशन है और वो वहाँ रिकॉर्ड किया गया है, शायद इंदौर का या कहीं का है वो। तो वो तो जगह-जगह घूमते थे और उस टेप में वो तो हमने सुना ही था 3 जनवरी को। वो क्या कह रहे थे कि एक बार उन्होंने मेरे को बुलाया और बुला के मेरे को ये कहा कि तेरे लिए मेरे पास, तेरे और किरण के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जो मैं तुमको दे सकूँ। मैं खाली तुमको ये सलाह दे सकता हूँ। क्या सलाह? तुमको कोई भी परफेक्शन अगर देखना हो जीवन में, कोई भी आदर्श देखना हो तो माँ की ओर देखो। उनकी हर एक चीज़ परफेक्ट है। दूसरे कोई भी इस मार्ग के ऊपर चलना चाहे, तुम्हारी ओर सहायता की अपेक्षा से देखे, तो कभी भी सहायता करने से मत चूकना। 2 तीसरे, अपने जीवन में तुम जो माँ को दे देते हो वो तो है सोना और बाकी है कीचड़। कौन पिता है? भई जिन-जिन के यहाँ बच्चे हैं वो उनके कान में क्या फुसफुसाते हैं सारों को पता है। और वो ये कह दे कि हम कंसर्न्ड नहीं हैं, लीस्ट कंसर्न्ड थे वो। तो ये खुद विजय भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखा और इससे बढ़िया वो हमारे लिए क्या कर सकते थे। इससे माताजी पर्सनली हमारा इवन फिजिकल हमारी वेल-बीइंग का ध्यान रखती थी कि जाओ उनको पूछ के आओ कपड़े हैं क्या? अभी हम में से कौन-सा माँ-बाप ऐसा है जो बिल्कुल आँख बंद कर ले, वो कह रहे भई जो माँ कर रही है वो बढ़िया कर रही है। क्योंकि माँ के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, वो तो सारे आप पढ़ के देख लो। तो समस्या माँ की या उसकी नहीं है, कि वो तो माँ थी। समस्या हमारे फेथ की है। हम दे ही नहीं सकते। भई बातें करने के अंदर ये तो अच्छा है, जिससे कि हमारा फ्रेमवर्क थोड़ा ठीक रहे। हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहें, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पर ये उदाहरण हम वास्तव में जीवन में जब खुद पे घटा के देखते हैं, तब पता चलता है कि वो बात कितनी कीमती थी। वो व्यक्ति इसलिए महान है, उसके सामने वो सारे टेम्पटेशंस, वो सारी चीज़ें थी, जो हमारे सामने हैं। उस समय उसने क्या निर्णय किया, उस समय उसकी अंदर की वाणी क्या थी, वो उसको दूसरे पायदान पे पहुँचा देती है। नहीं तो हर जना ही अपनी मन के अंदर ग्रेट अपने आप को बना के रहिए, कौन मना करता? ये विशेष बात है। तो इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे किया जाए? और जो हम इसको पढ़ भी रहे हैं, तो भी हम कितना क्या करते हैं इसके लिए? ये तो बहुत मुश्किल काम है। हुँ, भारतीय मस्तिष्क अपनी संभाव्यता में अब भी वही है जो वह रहा था, हुँ, परंतु उसे क्षतिग्रस्त उसके विकास को अवरुद्ध और इसे विकृत किया जा रहा है। हुँ, पॉसिबिलिटी तो वही है जो पहले थी, है ना? उस पोटेंशियलिटी हाँ। पोटेंशियलिटी है ना उसकी संभाव्यता में। आप में वही चीज़ है, पर आप हुँ, ज़बरदस्ती भीरू बन रहे हो और रोना-धोना कर रहे हो, इसके लिए आप खुद ज़िम्मेदार हो। हुँ। आप अपने परिवेश को, किसी को भी कि अब हम में क्या, आप अपने आप को क्यों डाउन ट्रोडन कर रहे हो? ऊपर उठाओ और थोड़ी-सी देखिए, हिम्मत करो। अभी तो एक अभी बहुत तो एक सा है जो खाली चीज़ में रस ले रहा है कि हमारे तो पूर्वज ऐसे थे,
अरे पूर्वज ऐसे थे, जो भी था वो जो उनका तो काम था वो था, अब अपने हाथ में जो काम हो वो तो हाँ, करिए। नहीं, नहीं, पर वो इसलिए ज़रूरी है इतिहास का ज्ञान होना, हाँ, वो जिससे ज़रूर। कि आप के एट भई अगर मैं ये कह दूँ आपके दादा भी चोर लफंगे थे, पिताजी भी हुँ, चोर लफंगे हैं, और अगर आप में थोड़ा-सा भी ये प्रवेश कर जाए तो हीन भावना और कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाएगा आपका। तो आज जो इस संस्कृति का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, विवेकानंद जी कह रहे हैं इसलिए पास्ट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हुँ, इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आत्मसम्मान जो गौरव है, अगर हुँ, वास्तव में आपको पता चल जाए हमने आर्य शिक्षा पद्धति पढ़ी, अब हुँ, अगर कोई आपको दूसरी पद्धति, हालाँकि ख़ैर हमारे पता नहीं किसके कितना फ़र्क पड़ेगा, हम तो मेस्मराइज़्ड हैं। हुँ, हम तो इससे इतने मेस्मराइज़्ड हैं, तो ये तो हम देख सकते हैं पौंडीचेरी के अंदर भी हुँ, बच्चे को सारी सब बेस्ट से बेस्ट सुविधाएँ, सारी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन है और फिर भी उनकी एस्पिरेशंस किस तरीके की है। हुँ, में कितने एक हैं जो अपना जीवन वास्तव में उत्सर्ग करना चाहते हैं। अगर हुँ, वहाँ तक मैं नहीं लाया, मेरी आत्मा अगर उसके अंदर सामने आके इस निर्णय तक नहीं आई, तो आपकी फैक्ट्री को आप सफल बताएँगे? आप कोई ऐसी फैक्ट्री चला रहे हैं जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर वो प्रोडक्ट जो है, जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं, वहाँ क्वालिटी चेक में पास नहीं होता, तो आपका प्रोडक्शन क्या सफल बताया जाएगा? तो इसलिए जिस उद्देश्य से लेके वो शिक्षा पद्धति शुरू करी गई है, उसमें न पढ़ाने वालों में वो उनके अंदर वो उत्सर्ग की चीज़, न जो निकल के आ रहा है उसके अंदर ये कि मेरा जीवन तो माँ का है भई। उसमें ये एस्पिरेशंस कैरी करना कि अरे वाह! इसको तो तुरंत ही जो है कहीं न कहीं फ्रेंच उसमें बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल के अंदर नौकरी लग जाएगी, और जो दूसरे भी हैं वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे वाह! ये देखो माँ की कृपा से ये हो गया। तो ये हमको तुरंत दिखा रहा है हम कहाँ से कहाँ आ गए। हम दूसरों की किसकी बातें करें। और सब जितने भी पंथ हैं और हैं वो अपने बच्चे को, 2 बच्चे हैं तो एक उसमें देने के अंदर इतना गर्व महसूस करता है। स्वामी नारायण वाले हैं वो अपना बच्चा उसमें देने में गर्व महसूस करते हैं। हम हुँ, एक ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जो न हम गर्व महसूस करते, वो तो माँ श्री अरविंद के समय भी वो कह रहे थे कि जनरली लोग अपने गुरु को अवतार की श्रेणी में रखना चाहते हैं। यहाँ हमको ऐसे भक्त मिले हैं जो अवतार को सामान्य से भी नीचे स्तर पे लाना चाहते हैं। ये उस समय के पत्र हैं, ये हमको हमारे रियलिटी चेक दिखाते हैं, और इसमें कोई ये नहीं कि एक्स वाई जेड किसी का, ये हर जना कैरी करता है। तो माँ श्री अरविंद के पास आ गया, वो भी कहीं न कहीं कोई डिफिटिस्ट अपने अंदर कोई ऐसा धोखेबाज कैरी करता है, बाहर वालों की तो बात ही क्या है। वो अभी यूपी के अंदर वो योगी जी ने वो मुगल को पढ़ाना बंद कर बैन कर दिया। जो अभी तक जो जितना भी चैप्टर्स हटा दिए मुगल साम्राज्य के, नहीं तो खाली सबको पता है बाबर, हुमायूं, अकबर और वो शाहजहां, वो जहांगीर, वो ना, वो सब हटा दिया। हाँ, ये तो ठीक ही बात है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमसे वास्तव में ये पूछा जाए हुँ। कि अब करें क्या? भई ये तो अगर मेरे समझ में आ गई, हाँ, सपोज़ आपको ये कहता है कि मैं, कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरे को समाधान बताइए। मैं समझ चुका, आप मेरे को ये चीज़ें मत बताइए, मेरे को तो समाधान बताओ। हाँ, उसको अब आप कैसे कन्विंस करेंगे? ये हाँ, मूलभूत प्रश्न है, क्योंकि आपके पास सेटअप कहाँ है? हुँ, आप उसको ये कह रहे हैं इसमें ये विभीषिका है, इसमें ये समस्या है, इसमें ये समस्या है। हुँ, विकल्प, भई जब तक आपके पास विकल्प नहीं है, तब तक हाँ, तो समाधान नहीं हुआ उसका। आपने समस्याएँ तो रेज़ कर दी, उसकी बजाय न करते तो बेचारा वो परेशान तो न होता। हुँ, इसके लिए फिर बाद के अंदर मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने व्यक्तिगत जीवन को इसके अंदर बिल्कुल होम करने की आवश्यकता है, अगर वास्तव में आप जीवन जीना चाहते हो, हुँ, जिसको वर्थव्हाइल जीवन आप कहना चाहते हैं, तो आपको ये डिटेल्स की बजाय पहले तो एक विकल्प के ऊपर काम करना चाहिए। करने हुँ, लायक काम है ये, उसमें अपना सर्वस्व भी दाँव पे लग, मतलब है क्या सर्वस्व में अपने पास ये तो बताओ? हुँ, जिसको हम मान बैठे हैं पोज़ेशंस, अगर उससे सैटिस्फाइड हैं, तब तो हम बहुत चीप हैं, हम हुँ, बहुत ही घटिया हैं। और अगर हुँ, हम में थोड़ी-सी भी प्यास है, तो फिर बाद में ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है जिसका हमको खोने का डर होना चाहिए। हुँ, भई क्या है हमारे पास ऐसा जो हम खो देंगे? तो हुँ, इसलिए विकल्प के लिए काम करना चाहिए।
कोई भी समझदार व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो, वो ये चाहता है यार कोई तो विकल्प समाज के अंदर, आप समाज के लिए भी काम करना चाहते हो और कोई तो विकल्प दो। व्यापार में भी करना चाहते हैं तो व्यापार में कोई विकल्प दो जो चोरी से, झूठ से, फरेब से, उनसे मुक्त हो, जो चेतना पे आधारित हो। अगर वो भी नहीं कर रहे तो फिर बाद में ठीक है भाई, बातें बातें हैं, आपका दिल तो जानता ही है कि बातें हैं बस। क्योंकि व्यापार में आते हो तब चेतना का कोई मोल नहीं है। फिर यही प्रमाणित कर रहे हैं तो फिर क्या विशेष कर रहे हैं हम? हम तो उस रेंज में भी जो ये काम कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं कर पा रहे। जो लोभ के कारण कर रहे हैं हम तो वो भी अच्छा नहीं कर पा रहे। जो लोग कर रहे हैं और हम जिसका प्रयास कर रहे हैं व्यापार के अंदर भी, हमसे बेटर कर रहे हैं लोग। तो न तो उसमें विकल्प न इसमें विकल्प, तो अरे भाई कुछ तो करो आगे। हम्म, उसकी अंतर्निहित संभावनाओं की महानता उसके सतही अधोगति की विशालता से छिपी हुई है। हाँ, भारतीय की मस्तिष्क जो है ना, आपने अपने ब्रेन को ऐसी चीजों के अंदर छोड़ रखा है, उसको गिरा रखा है, वो महानता आपके अंदर है, आप उसको उठा सकते हैं। ये सारी संभावनाएं हैं। हाँ। सच्चे शिक्षण के सिद्धांत। हम्म, सच्चे शिक्षण का पहला सिद्धांत है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। हम्म, नथिंग कैन बी टॉट। शिक्षक कोई निर्देशक या कार्य नियुक्त करने वाला नहीं है, हम्म, वह तो एक सहायक तथा पथ प्रदर्शक है। हम्म, उसका कार्य है सुझाना, न कि थोपना। वह वास्तव में विद्यार्थी के मन को प्रशिक्षित नहीं करता, वह तो उसे केवल यह दिखाता है कि अपने ज्ञान के उपकरणों को कैसे पूर्ण बनाया जाए, और इस प्रक्रिया में वह उसे सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता है। वह उसे ज्ञान प्रदान नहीं करता, वह उसे यह दिखाता है कि उसके अपने लिए उसे ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। वह अंतःस्थित ज्ञान को बाहर प्रकट नहीं करता, वह तो उसे केवल यह दिखलाता है कि वह कहाँ स्थित है और उसे ऊपरी तल पे आने के लिए कैसे अभ्यस्त किया जा सकता है। हम्म, वह विभाजन जो इस सिद्धांत को केवल एक वयस्क और किशोर मन की शिक्षा के लिए आरक्षित रखता है और बालक के लिए उसे लागू करने से इनकार करता है, एक रूढ़िवादी और नासमझ सिद्धांत है। हम्म, बालक हो या वयस्क, लड़का हो या लड़की, अच्छी शिक्षा देने का केवल एक ही समुचित सिद्धांत है। हम्म, अवस्था भेद आवश्यक सहायता और पथ प्रदर्शन की मात्रा को घटा बढ़ा सकता है, वह उसकी प्रकृति नहीं बदलता। हाँ, हम्म मतलब अवस्था भेद, आप किस एज ग्रुप के हो, वो खाली उस पथ प्रदर्शन की मात्रा को कि कैसे देना है। अरे भाई भोजन तो करवाना ही है बच्चे को, पर वो भोजन की प्रकृति क्या होगी और उसकी मात्रा क्या होगी वो उसके हिसाब से तय होगा। और ये इस इसके मतलब ये थोड़ी है कि पथ प्रदर्शन है उसको आप नहीं करेंगे, या बच्चे को, बच्चा पागल थोड़ी है, वो बेटर समझता है। आप उसको कम्युनिकेट करेंगे तो कई बार क्या है ऐसे माहौल में, भाई हम यहाँ लेते हैं बच्चे को, तो उसको पहले ही, क्योंकि उसकी कोई दूसरी चीज है जो ये देख पाती है, जो बाहरी सारे आवरण के पीछे भी किसी चीज के पीछे, ऐसी चीज के पीछे देख पाती है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा गहरा सच है। अगर माँ बाप उसको कोई दूसरी चीज बता रहे हैं, उसके अंदर उसको कन्विक्शन, क्योंकि अभी उसके अंदर मानसिकता और वो चीजें तो आई नहीं, इसलिए वो तुरंत उसमें वो चीज देख पाता है। अगर उसको ये कहा जाए कि उसको आर्टिकुलेट करो या शब्दों में ढालो तो उसको नहीं पता, उसको खुद को भी नहीं पता। बच्चा नहीं जानता कि उसका आकर्षण क्यों है। भाई आप, कोई पशु जो है वो थोड़ी जानता है कि मेरा आकर्षण, आप उसको कहो कि इसको शब्दों में बयान कीजिए, वो नहीं जानता। तो ऐसे के अंदर निश्चित रूप से एक ऐसे वातावरण में, बाहरी कारणों से नहीं, हम उसको कहें कि ये इसमें कारण है, ये इसमें सारी चीजें हैं, उन कारणों से नहीं, उसके पीछे कोई दूसरा कारण है जो उसको प्रभावित करता है। और वो ही सामान्य जो माता पिता हैं
या सामान्य वातावरण है, उस एक जो तत्व है, जो उस चीज़ के प्रति सुरुचि रखता है, उसको कितना सफल रूप से मार डालते हैं, जितना ही सफल रूप से वो उसको मार डालते हैं, माँ कह रही है कि सारा प्रयास ये है, उस एक चीज़ को जल्दी से जल्दी मार डालिए। यहाँ से इसीलिए कितने बच्चे जो जाते हैं, अगर वो गहराई से टच हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं माँ-बाप उसके ऊपर अपने तरीके से चीज़ थोपने का प्रयास करते हैं। वो बच्चा कभी भी और उसका एक बार उससे संपर्क छूटने के बाद में माँ-बाप भी कहते हैं देखो पहले ये गड़बड़ था, अब ठीक हो गया। वो तो वैसी ही बात है जैसे कृष्ण प्रेम के लिए एक लेडी जो पहले जानती थी उनको, कह रही बड़ा ब्रिलियंट आदमी था, पर बेचारे के एक टाइम वहाँ सेना के अंदर सिर पे चोट लगी, गड़बड़ हो गया। अब ये तो ठीक है, अब ये बाबा जी बना हुआ है, बाकी तो बहुत ब्रिलियंट था। अब ये एक ही चीज़ के 2 वर्णन हैं। तो क्या हम उस स्थान पे नहीं हो सकते? भई वो ये तो थी नहीं कि इल-विल थी उसके। तो जब माँ ये कहती है कि शिक्षा के अंदर आप उस तत्व के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके लाइन को टो नहीं कर रहा। अगर आप भी वो काम कर रहे होते, तो ये तो नवजात जी जैसा ही कोई पिता है, वो ही वास्तव में ये कह सकता है कि करने लायक काम ये है। नहीं तो आप कहते एक चीज़ हैं, जो खुद सोसाइटी चला रहे हैं। अरे भई अपन ने तो ऐसे बच्चों को भी दाखिला दिया है, पर जब बच्चा निर्णायक किसी मोड़ के ऊपर आता है, तो वो उन्होंने पढ़ी है माँ की शिक्षा, पर वो उसको रिड्यूस करते हैं अपने ही टर्म्स पे। श्री अरविंद की तो भई वॉल्यूम्स तो लोगों ने पढ़े ही हैं, पर वो अपने टर्म्स के ऊपर रिड्यूस कर लेते हैं, उसकी एक फ़ोटो बना देते हैं, अपनी बैठक में चिपका देते हैं उसको, कि ये भी अच्छी फ़ोटो है अभी। वेद रहस्य पढ़ लिया, उसकी एक फ़ोटो बना ली, एक मैंने बैठक में, भई ये मेरे बैठक को सजा रही है। हाँ, हमने ये भी पढ़ लिया। उसके लिए नहीं है। ये तो पिलग्रिम मार्च है, आप उसमें अपने आप को दीजिए। ये तो उल्टा क्रम है, ये तो देखने ही नहीं मिलता। इसलिए वो कोई चमत्कार होता नहीं। हम कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली यही होता है। ये बड़ी गंभीर बात है। इसलिए हम ये सोचें कि सामान्य शिक्षा क्रम में इस तरीके से आ जाए, उसके भी पॉइंटर्स दिए हैं श्री अरविंद ने। उसके भी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के अंदर जैसे ये कहेंगे कि कला का क्या महत्व है, राष्ट्रीय स्तर पर। तो कम से कम वो स्कूलों के अंदर और के अंदर इसकी चर्चा होनी चाहिए। वो एटलीस्ट विचार में जाना चाहिए, अरे ये चीज़ का भी महत्व है। तो अगर वो कोई धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये तो ऐसी विभीषिकाएँ आ गई जैसे अब वो जो हमारे राष्ट्र विरोधी चीज़ें हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है या जो हमारा इतिहास नहीं है, वो ऐसा इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो राष्ट्र के विरोधी लोग हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ हमको पढ़ाया जा रहा है, तो बताओ गौरव कहाँ से आ सकता है उसमें? आत्मसम्मान कैसे आ सकता है? और हम हमारे मूल से जुड़ ही कैसे सकते हैं? नहीं, ऐसी कथाएँ उसको सुनाई जाए, हमारे राष्ट्र में कमी है क्या? हम जिस प्रांत में हैं, उसमें ही इतने उदाहरण हैं, वो ही हम पूरे से नहीं जान सकते। पूरे राष्ट्र की तो बात छोड़िए। वो बच्चे को पढ़ाना और उसके लिए उसकी अभिप्सा को उद्दीप्त करना, न तो माँ-बाप चाहते ये, कहना एक चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ जो गाइड महाराणा प्रताप के शौर्य को भी बता रहा होगा, वो भी क्या अपने बच्चे को क्या उसके क्या कल्पना ही रहती होगी, वो चाहता है वो वैसा बनाना। तो इसलिए बातें एक चीज़ है, वो कर पाना एक बहुत दूसरी चीज़ है। और हम जनरली एक को दूसरे से कन्फ्यूज़ कर बैठते हैं। ये देखो कितना अच्छा कह रहा है। अरे पर करता क्या है वो देखो। उसका कर्म है, वो आपको बता देगा। श्री अरविंद की शिक्षा देखो, व्याख्यान कितना अच्छा कर रहा है। अरे जीवन का थोड़ा-सा एक चावल का दाना निकाल के देखो, वो उसका सीजा है या नहीं सीजा है। पता चल जाएगा। बातों से क्या आता है? कितने लोग हम देख रहे हैं, वो कितनी बातें कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली छोड़ के हाँ, कि वो क्या कर रहे हैं साहब, वो हरियाणा के अंदर नौकरी कर रहे हैं एक स्कूल की। तो वो तो ये बातें कर रहे थे ना, उन्होंने तो इसके विषय में कि माँ श्री अरविंद की बातें कर रहे थे, वो उन्होंने वो छोड़ के अब ये, इससे पता चल जाता है भई आपके अल्टीमेटली एस्पिरेशंस क्या हैं। मतलब मोटी बात ये कि क्या आप अपनी सेल्फ विल को सबड्यू कर सकते हैं माँ के लिए? क्या माँ आपके लिए एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपके कर्म को, विचार को, चिंतन को, सबको मूव करती है?
जिसके लिए आप इतने अभिभूत हैं कि कोई दूसरी चीज़ उसके सामने मायने नहीं रखती। नहीं तो फिर बाद में इसके अलावा तो सब भ्रम ही भ्रम है। आप विवेचन करेंगे गुण दोष का तो सब में ही है। गुण दोष का विवेचन मतलब पौंडीचेरी आश्रम में माँ 2 साधकों को उनके नाम तो यहाँ पब्लिक में क्या करें, एजेंडा के अंदर आया है, दोनों को बिठा के मतलब टॉप मोस्ट व्यक्ति वहाँ मैनेजमेंट के अंदर, उन दोनों को बिठा के हार्मनी का पाठ पढ़ा रही हैं। दोनों आपस में मतलब सीनियर साधक हैं, उनको माँ पाठ पढ़ा रही है। तो स्थिति बड़ी गंभीर है, इतनी सतह पे नहीं है कि हमने सोचा या पढ़ लिया और हमने कर लिया। आपका जब तक हार्ट उस पे मूव नहीं होता, मुश्किल है ये। दूसरा सिद्धांत दूसरा सिद्धांत यह है कि मन के विकास में उसका अपना परामर्श लेना होगा। ये तो कोई लेता ही नहीं है। बच्चे का परामर्श, हाँ, मन के विकास में उसका अपना मन का खुद का परामर्श लो। अच्छा, मन का खुद का परामर्श लेना है। हाँ, मतलब उसकी रुझान क्या है, उसका टेम्परामेंट क्या है। आप तो ठोक पीट रहे हो, इसको तो इसके अंदर इस फील्ड में डालेंगे, अरे बच्चा बेचारा उसके लिए है ही नहीं। उसका रुझान दूसरी तरीके का है, उससे आपको मतलब नहीं है। तो उसका अगर विकास करना चाह रहे हो, आपने तो फिक्स कर दिए कि भी उसको इस से इस क्लास तक इतना देर का आपका एक क्लास है, जो उसमें साइंस पढ़ाई जाएगी, मैथ्स पढ़ाई जाएगी। मन के विकास में उसका परामर्श तो लिया नहीं आपने, तो एक उसको सेट दे दिया कि ये 8 क्लासेस होंगी या 5 होंगी, और इतने बरस के अंदर अरे ये तो आ ही जाना चाहिए था इसको, पहाड़े तो रट ही जाने चाहिए थे, ये तो हो ही जाना चाहिए था। अगर आप बारीकी से देखेंगे, आप वास्तव में वो ही सारी चीजें कैरी कर रहे हैं और आप उसको फोर्ज करना चाह रहे हैं बच्चे के अंदर। आपके दायरे से ऊपर नीचे आप बच्चे में, क्योंकि आपकी कल्पना से परे है वो चीज, आप कभी चाहेंगे ही नहीं। अगर बच्चे में वो संभावना भी है तो आप उसके ये देखेंगे कि ये तो इसमें कोई रोग है। तो बच्चा अगर अपनी कोई चीज आपसे कन्वे भी करना चाहेगा तो वो आपसे कन्वे कर ही नहीं सकता। और किसी दूसरे से अगर वो कन्वे करता है अपने मन की, तो आप ये सोचते हैं भाई ये इसको तो प्रभावित कर रखा है। देखिए, आम सेटअप में ये चीजें नहीं होती, पर जैसे ही 2 विकल्प होते हैं तो ही ये चीज अराइज हो सकती है। नहीं तो भाई आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, जैसा भोजन है वैसा कर रहे हैं, तो उसमें फिर क्या क्या कोई विकल्प थोड़ी है। पर ये चीजें कब निकल के आएंगी, जब कोई एक विकल्प है। कोई व्यक्ति गया माँ के साथ, ऐसी वो बात करता है, आपके साथ 20 साल है, कभी आपसे उसने वो बात शेयर ही नहीं करी, तो आप ये कहेंगे यार ये माँ कुछ न कुछ इसके ऊपर कोई प्रभाव डाल देती है, इसके साथ कुछ कर देती है। तो वही क्या है, जब आप उससे बच्चे से तारतम्य में आते हैं, वातावरण में इस तरीके से हैं, बच्चा सेंस करता है कि आपका जीवन किस तरीके का है। आप स्वार्थी हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या आपको वो नजदीक से देखता नहीं क्या बच्चा, कि आप कैसे चीजों को मोल्ड कर रहे हैं, कैसे सारे दिन जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। आपकी जीभ एक चीज बोल रही है पर आपका दिल तो वहां है ही नहीं। अरे बच्चा है, पागल थोड़ी है वो। ये चीजें तो ज्यादा सेंस कर पाता है कि आप बोलते एक चीज है, आप दोगले हैं। ये चीजें क्या बच्चा सेंस नहीं कर पाता कि घर पे बैठे हैं और बोल रहे हैं जी मैं तो ट्रेवल कर रहा हूं। क्या बच्चा नहीं देखता ये चीजें? अब आप उसको अगर नैतिक शिक्षा भी देंगे तो क्या वो पकड़ कर पाएगी बच्चे के मानस के ऊपर? तो जब ऐसे वातावरण में बच्चा जाता है जहां दिल और जबान एक चीज है, या जहां दिल भी वो वही है, उसका कर भी वही रहा है, प्रयास नाकाफी हो सकता है, परिणाम नाकाफी हो सकता है, पर दोगलापना तो न हो। अरे किसी चीज के लिए तो उसने जीवन दिया। मैं बातें माँ की कर रहा हूँ, जब मौका आता है तब मैं क्या करता हूँ वो तो पूछ लो। इसलिए आपकी चेतना स्वयं आपको सीरियसली नहीं लेती, वो कभी आपको सीरियसली नहीं लेती। आपको जब कोई ऐसी चीज जो आपको गंभीर लगती है, उसके लिए तो आप एनी टाइम उठ जाएंगे, उसके लिए आप एनी टाइम यात्रा कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे। हाँ।
पर आपको ये कह दिया जाए कि हम ये चीज़ करते हैं, देख लो उसमें 15 मिनट भी बैठा जाता है क्या? मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी बना हूँ। अरे भई मेरा टेम्परामेंट ऐसा नहीं है। हुँ, कहने का मतलब है कि आप वास्तव में दोगले हैं हुँ, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं खुद कोई केंद्र चला रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ गया उससे? अरे भई मैं तो एक दुकान चला रहा हूँ या केंद्र चला रहा हूँ। मेरे अंदर अगर मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ गया इससे? केंद्र क्या, मैं बहुत बड़ी संस्था चला रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ गया उससे? हुँ, वो तो आपके लिए ही तो ये है कि मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। क्या हो आप वास्तव में? ये कृष्ण प्रेम कह रहे हैं कि आपके इशारे मात्र से तारा या नक्षत्र जो हैं, वो अपनी कक्षा बदल देते हैं, तो भी क्यों क्या हो आप? मृत्युशीली तो हो आप। मतलब आपके पास बड़ी से बड़ी शक्तियाँ भी हैं, तो भी क्या हो भई? और वही आप एक सच्चे बालक हो माँ के। आपके भीतर से प्रेम है उसके लिए। आप इतने सारे व्याख्यान नहीं जानते, पर आपका दिल बिल्कुल सही स्थान पे है, तो आप सही हो। आपको इतने आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है। आप फिट हो। नहीं, आप हुँ, आवश्यकता महसूस करते इस चीज़ की कि मेरे को भई ठीक है और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हुँ। तो मन के विकास में उसका अपना परामर्श लेना होगा। बच्चे को ठोक-पीट कर माता-पिता या अध्यापक के चाहे हुए रूप में गढ़ना एक ज्ञानपूर्ण और बर्बर मिथ्या धारणा है। बर्बर धारणा है ये, बार्बेरिक है ये। हुँ, कौन बचता है इससे? हुँ। उस उसे ही अपनी प्रकृति के अनुसार अपना विस्तार करने को प्रेरित करना चाहिए। हुँ, माता-पिता के लिए इससे बड़ी कोई भूल नहीं हो सकती कि वे पहले से ही तय कर लें कि उनका बेटा अमुक गुण, अमुक क्षमताएँ, विचार या विशेषताएँ विकसित करेगा या उसे पहले से ही निश्चित अमुक प्रकार की जीविका के लिए तैयार हो जाए। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है। ठीक है। नहीं, नहीं, साधक भी बनना है, अगर ये पहले ही आप हाँ, तय कर लो और वो साधक भी वैसा ही बनना चाहिए जैसा मेरे फ्रेमवर्क के हिसाब का। सही है। मतलब ये डेवलप होना चाहिए तो इस तरीके का होना चाहिए। अरे इतना बड़ा हो गया, इसके 2 भाई हैं, हुँ, देखो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। ये हुँ, आपके पास है, अंग्रेजी नहीं सीखा अभी तक, ग्रामर ही नहीं आई इसको। ये कर क्या रहा है भई? हुँ, तो हुँ। आकलन है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। हुँ, प्रकृति को उसके स्वयं के धर्म को छोड़ने के लिए बाध्य करना, उसे स्थायी क्षति पहुंचाना, उसके विकास को विकृत करना और उसकी पूर्णता को विरूप कर देना है। हाँ, तो जो भी माता-पिता की भूमिका में हैं, उनको ये बातों को गाँठ मारनी चाहिए कि यह प्रकृति का मानना उसका जो धर्म है ना खुद का, उसको छोड़ने के लिए बाध्य करना, तो पहले तो पहचाने कैसे? भई समस्या तो इसमें ये आ जाएगी ना कि उसका धर्म क्या है? कैसे पहचानें? क्या आप एंटाइटल्ड हैं? क्या आप वेल वर्स्ड हैं ये पहचानने के कि उसका धर्म क्या है? भई आप कह रहे हैं उसके लिए बाध्य न करें। फिर एक ये आता है कि भी बच्चे को उसकी लोअर जो फैंसीज़ है उस पे नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे माँ ने ये कहा कि वो कोई एक जिसके अपने विचार थे शिक्षा के विषय में, उसने कहा कि बच्चे को बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए। माँ ने कहा फ्रीडम तो होनी चाहिए, पर इस चीज़ की फ्रीडम नहीं होनी चाहिए कि वो छत की कगार के ऊपर वहाँ ऊपर चले और अपनी टाँग तुड़वा ले या उसको आप मैच बॉक्स दे लो और वो खुद को जला ले। तो उसके ये बात समझ में नहीं आई। तो वो कहता है अभी फ्रीडम के लिए हम इतना तो सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं। कि कुछ की आँखें फूट जाए, टाँग टूट जाए भई, उसको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। माँ ने कहा कि मैंने उसको समझाने की कोशिश करी पर उसके इंप्रेशन नहीं आया इस बात का कि फ्रीडम का अर्थ लोअर चीज़ों के ऊपर आप संयम आप डालते हो, तो ये भी इसमें हमको देखना पड़ेगा। खाली ये कि बच्चे को यूँ ही छोड़ दिया, उसके अपने धर्म के लिए अरे धर्म तो एक हायर चीज़ है। आप लोअर उसकी जो चीज़ें हैं, उसके लिए अगर उसको छोड़ दो और कह दे नहीं हम बाध्य नहीं करेंगे, अरे वो बाध्यता वाली बात नहीं है। कि मैं तो अपने आप को देखो बाध्य नहीं करूँगा। प्रकृति जैसा करती है वैसा करे। तो सोचो आप आपकी जीभ आपको कहाँ ले जाएगी? आपका ईगो आपके को कहाँ ले जाएगा? आपकी चीज़ें आपको कहाँ ले जाएँगी? तो बच्चे को तो बेचारे को आपको गाइड करना ही पड़ेगा। और बहुत सोच समझ के कि ये गाइड करना चल रहा है
या क्या करना चल रहा है? कि आप जो पौधा है उसको एक सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं या काट-छाँट के अपने तरीके से कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा समझदारी का काम है, तो इसीलिए माँ कहती है कि एक शिक्षक को योगी होने की आवश्यकता है। नहीं तो कैसे मतलब शुरू कैसे करें? उसके हुँ, अपने धर्म पे छोड़ दो और धर्म को हम ये मान लें कि अब वो जो भी कुछ गलत काम भी कर रहा है, उसके लिए भी छोड़ दो उसको। हुँ, एक में आपको उसको समझाना पड़ेगा, उसके भी तरीके हैं। माँ ये कह रही है, ये नहीं कि उसके ऊपर थोपना है। उसकी जो इंटेलिजेंस है, उससे संवाद करो, उसको उसको समझाओ, तो वो कह देगा नहीं। अगर वो ये समझता है, अगर इंटेलिजेंस कह देगी नहीं, हाँ, ये काम गलत है। हुँ, आपने अपने साथी को मारा, तो माँ कह रही है उसको मैंने प्रेम से समझाया कि हाँ, तेरे अंदर ताकत है, तूने मारा। पर क्या इस समय तेरे गुस्से को कंट्रोल करना क्या ज़्यादा अच्छा नहीं है? तो उसने कहा, हाँ माँ, मैं इस बार ये करूँगा। तो उसने बताया फिर कि जब मेरे को क्रोध आया, मैंने अपने हाथ को अपनी पॉकेट के अंदर रखा। क्रोध तो बहुत आया। फिर हुँ, बाद में जब मैंने कंट्रोल किया, अच्छा भी लगा। अब ये कोई एक चीज़ नहीं है कि आप एक उदाहरण पकड़ लें, जब तक आप उस चेतना के अंदर स्वयं में नहीं हो, क्योंकि वो तो रोज़ नए नित नए और हर समय अलग तरीके के आपके सामने इंस्टेंसेस होंगे। आप हुँ, उसको किस तरीके से बोलेंगे, किस तरीके से कहेंगे, आप थिएटर में होंगे, वहाँ किस तरीके से उसको व्यवहार करना सिखाएँगे। आप खेल के ग्राउंड में होंगे, वहाँ भी आपके सामने अलग सिचुएशंस होंगी। और फिर एक बच्चा अपने अपने आप में अलग होगा, पर 4 जनों के साथ कैसे व्यवहार में होगा। तो आपको ये एक सूत्र पकड़ के नहीं चल सकते। आप चेतना की एक स्थिति में हो सकते हो और उसमें जो बेस्ट आपको उस समय लगता है, आप वो कर सकते हैं। हुँ, ये तो मोटे-मोटे पॉइंटर्स दे रहे हैं माँ श्री अरविंद। बाकी तो इसमें तो एक्चुअल में अगर आप वो जीवन जी रहे हैं, तो ही आप इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज़ तो समझ ही नहीं सकते। हुँ, एग्ज़ीक्यूट कैसे करें? यह मानव आत्मा पर एक स्वार्थपूर्ण अत्याचार और राष्ट्र पर एक आघात है। अगर ऐसा किया जा रहा है, तो राष्ट्र पे आप आघात कर रहे हो। ये दायित्व है माँ-बाप का। जो भी माँ-बाप हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बच्चे को यहाँ लाना। अगर आप ये चीज़ें सूक्ष्म तरीके से भी माइंड में रख रहे हैं, तो आप बच्चे की आत्मा के साथ स्वार्थपूर्ण अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो इसके लिए बहुत अच्छे से अच्छा चाहता हूँ। अरे कौन माँ-बाप है जो अच्छा से अच्छा नहीं चाहता? आपका जो बेस्ट आप जो कल्पना कर सकते हैं, उसमें फ़ोर्ज करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोच रहे कि मानव आत्मा है, क्योंकि आपके तो आँकड़ा ही नहीं है उस चीज़ का, आत्मा का। ऐसा करके उसके साथ भी अत्याचार है, राष्ट्र पर एक आघात है, जिससे वह मनुष्य के सर्वोत्तम कार्य के लाभ से वंचित हो जाता है और उसके बदले कुछ ऐसा स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है जो अपूर्ण और कृत्रिम, घटिया, औपचारिक और सामान्य होता है। और जनरली इस तरीके के बच्चे जो हैं, भई जिसको ये टेस्ट नहीं है, वो एक अपनी दिशा के अंदर चल रहा है, तो वो सफल भी हो जाएगा। आपको अगर कोई अच्छी चीज़ का टेस्ट है, आप कभी भी दूसरी चीज़ में मतलब पशु जो अपनी वृत्ति में जितना प्रेम से रमण कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। अगर आप वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हो, तो अगर आप वैसा काम करते हैं, तो हमेशा ही दुविधा में होते हैं। आप अपने स्टेटस से नीचे गिर के काम करते हैं, आपका हृदय हमेशा ही आपको कचोटेगा। तो ऐसे व्यक्ति क्योंकि वो दूसरे साइड के अंदर पूरा-सा अपने को दे नहीं पा रहे, उस हुँ, चीज़ में उनको रस आ नहीं रहा, तो कभी भी जो जीवन की सफलता जो हम वास्तव में सामान्य रूप से सफलता जिसको कहते हैं, न तो वो व्यापार में सफल होते, न अपने जो पारिवारिक जीवन है उसमें सफल होते, क्योंकि उनका हार्ट तो कोई दूसरी चीज़ कह रहा है। हुँ, और जो उनका हार्ट कह रहा है, प्रकृति कहीं न कहीं बंधी हुई है उनकी। उसको उनमें किसी चीज़ों में पाशविकता में रस आ रहा है। वो हुँ, वैसा काम करते हैं, हृदय उसको जो कचोटता है। तो ये हमेशा ही उसके बीच में द्वंद चलता रहता है और हम कह देंगे ये व्यक्ति है क्या आपका? ये आपके आश्रम का प्रोडक्ट है। अरे बेचारे का हार्ट उसके अंदर जा नहीं रहा। बाहरी प्रकृति है, वो छोड़ नहीं रही। हमको ये समझने की आवश्यकता है और जो वास्तव में उसमें कोर्ण है, उसमें जो अनाज है उसको उस भूसे से अलग करने की आवश्यकता है। ये हमको ये अगर माँ-बाप हम हैं तो ये न कर बैठे, ये अपराध है ये। ये चीज़ें होती हैं
और क्योंकि हम एक ऐसे सेटअप में हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं, अगर सामान्य कोई व्यवस्था में हो वहाँ तो ये चीज़ें अराइज़ ही नहीं होती। हर मनुष्य के अंदर कुछ दिव्य होता है, कुछ उसका अपना निजी होता है, शक्ति और पूर्णता प्राप्त करने का सुअवसर होता है, चाहे वह कितने भी छोटे दायरे में ही क्यों न हो, जो भगवान उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के चयन के साथ प्रदान करते हैं। आप सबके साथ जो यहाँ थे, उनके पास भी चयन का एक समय था। आपने उसका क्या किया, उसका आज क्या परिणाम है, आप उसको किसी भी रंगों में लीपिए, पर वो वैसे ही है जैसे हम पुरानी हवेलियों पे कितना भी रंग करते हैं, पुराने जो मूल उसके जो उस पे जो हमने कलाकृति थी, वो फिर उभर आती है। तो आपके सही मोमेंट्स में तो आपकी आत्मा दिखाई देती है कि अब हमको जब चॉइस थी, जब-जब आपके पास चॉइस थी, आपने क्या स्वीकार किया, उसके लिए आप किसी दूसरे को दोषी क्यों मान रहे हैं? सबके साथ जो इस जीवन के अंदर है, मतलब इसमें किसी एक की बात नहीं है, सब जने जब उनके पास चॉइसेस होती हैं, उस समय वो किसको वरेण्य मानते हैं? कृष्ण प्रेम कहते हैं कि जितनी बार मैंने अपने हृदय की बात सुनी, चाहे वो चीज़ असंभव ही लगी या इम्प्रैक्टिकेबल ही लगी, मैंने कभी बाद में रिग्रेट नहीं किया। और जब भी मेरे सामने सिचुएशंस थी और जब मैंने और कंसिडरेशंस की, अरे इसमें तो यही बेस्ट तरीका है और क्या करें? जब मेरे कंसिडरेशंस हृदय के अलावा दूसरे थे, हमेशा ही अल्टीमेटली मैंने रिग्रेट किया है। कौन ऐसा है हमारे अंदर, जो हर चॉइस उसकी अपनी आत्मा को आधार मान के करता हो? पर अगर हम वास्तव में चाहते हैं, परिणाम क्या होगा उसको भूल जाइए। अभी आपकी आत्मा आपको क्या दिखा रही है, पहले तो शांति से उसको समझिए और बिल्कुल उसके पीछे बिना डाउट के अपने आप को उसमें दे दीजिए। आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, ये हम सब के लिए है, तो हमारे अपने लिए है। अगर हम ये करते हैं, तो शायद हमारा बच्चा ये चीज़ कर पाएगा। अगर हम खुद ही नहीं कर रहे, तो हम बच्चे को कैसे समझाएँगे? उसको कैसे हम कहेंगे कि हमारे काम तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहे हम जो कह रहे हैं उस बात को। मुख्य काम है उसे खोजना, विकसित करना और उसका उपयोग करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अंतरात्मा की इसमें सहायता करे कि वह अपने अंतर से उसे बाहर लाए जो सर्वोत्तम हो और उसे एक महान उपयोग के लिए पूर्ण बनाए। मतलब आपके साइकिक को बाहर लेके आए। आपके लिए वो महत्वपूर्ण ही नहीं है, आप क्यों उसको बाहर लाने लगे? न तो पढ़ाने वाले को इस चीज़ की चिंता, जो ये भी करके आ गया कि माँ मैं आपका हूँ, तो भी उसके सारे दिन तो ये इसकी नहीं कि अंतरात्मा को बाहर लाना चाहिए, न तो उसको अपने जीवन में इस चीज़ की चिंता, न शिक्षा के अंदर चिंता। एक बहुत बड़ा काम है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। ठीक है, दो इस पर दो हाँ, सिद्धांत पढ़े अपन ने। एक पहला हाँ, सिद्धांत था नथिंग कैन बी टॉट और दूसरा हाँ, सिद्धांत था कि मन का परामर्श लेना। हाँ, मतलब इसके अंदर उसकी अंतर की जो सबसे अच्छी चीज़ है उसको बाहर लेके आओ, तभी तो परामर्श हुआ। अरे परामर्श का क्या मतलब हुआ? बच्चा कोई मानसिक रूप से थोड़ी बताएगा। आप बच्चे को ये पूछोगे, अभी 3 साल का 4 साल का बच्चा है। हुँ, शिक्षा तो उसकी माँ तो कह रही है कि बचपन के तुरंत पहले ही क्षणों से शुरू हो जानी चाहिए। माँ हुँ, के गर्भ से बाहर आया, उसके कुछ ही समय बाद ही आप उसको शिक्षा शिक्षा ये थोड़ी कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएँगे। हाँ, और उसमें उसका परामर्श लेंगे तो आप छोटा बच्चा है 3 साल का, उससे क्या परामर्श लेंगे वैसे तो उसको बैठा के क्या पूछेंगे? आपको सेंसिटिव होने की आवश्यकता है कि आपका जो बच्चा एक आत्मा आई है, देखिए इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अगर आप उसको आत्मा या आप माँ का यंत्र या जो भी आप उसको मानते हैं, तो आप उसके साथ जो व्यवहार है उसमें अंतर आ जाएगा। कोई मूर्ति है उसको जब आप परमात्मा मान लेते हैं, आपका सारा उसके साथ व्यवहार चेंज हो जाता है और वो आपके साथ वैसा ही संवाद करने लगती है। तो जब आप बच्चे को उस भाव से आप में अगर वो चीज़ होगी, ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें होंगी। तो 2 सिद्धांत हो गए, तीसरे के बारे में पहले भी हमने चर्चा करी की थी कि निकट से दूर की ओर जाना। ये कल हम पढ़ लेते हैं। हुँ, ठीक है। ओके, जय श्री राम। जय श्री माँ।